ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। और इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान का सबसे जो प्राचीनतम राजवंश में से एक, जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश हमारी रिवाइज क्लास रहेगी और शॉर्ट तरीके से और कम समय में अपने पूरे जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शासक रहे हैं उनके पूरी डिटेल और अपन चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है हमें वो चालुक्य जो नरेश पुलकेशिन द्वितीय के जो एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल, यहाँ से हमें गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है जिसका है द्वारपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राष्ट्रकूट शासकों के यहाँ पर क्या काम करते थे, द्वारपाल का कार्य करते थे। और इसके लिए गुर्जर शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो गुजरातर यानी गुजरात और राजस्थान के मध्यवर्ती यानी सीमावर्ती जो क्षेत्र थे यहाँ पर वे क्या करते थे, निवास करते थे, तो इसलिए इसे गुजरातर शब्द कहा गया। अगला, चंद्रप्रदाई ने भी प्रतिहार की जो 26 शाखाओं का उन्होंने उल्लेख किया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जिनमें सबसे जो प्राचीन जो शाखा थी वो मंडोर थी और सबसे जो शक्तिशाली जो शाखा थी वो थी भीनमाल। अगला, चीनी यात्री हवेंगसांग ने 72 देशों की जो यात्रा के वर्णन में भारत का भी वर्णन करते हैं। और इस भारत वर्णन के अंदर राजस्थान में भी ये भ्रमण करते हैं। और एक अपनी जो पुस्तक होती है जिसका नाम है सियुकी, और सियुकी में यानी कुचेला यानी गुर्जर देश का भी उन्होंने उल्लेख किया। यानी गुर्जर कुचेला अपनी जो वहाँ पे चाइनीज़ भाषा या मदारी भाषा के अंदर उन्होंने उल्लेखित किया। और इनकी जो उन्होंने कैपिटल बताई थी, राजधानी बताई थी, वो थी भीनमाल। और भीनमाल को अपनी जो भाषा के अंदर मदारिन जो भाषा में लिखा था वो था पीलो मॉल। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अब तक सबसे ज़्यादा जो गुर्जर प्रतिहार वंशों से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन चलते हैं इम्पोर्टेंट जो शासक रहे हैं किंग ऑफ गुर्जर प्रतिहार वंश के, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी हैं वो अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आता है हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र जो थे इनका जो उपनाम है रोहिलिद्दी। और ये राजधानी उनकी थी उस टाइम मंडोर थी। और इनका जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक और यहाँ की जो प्रशासनिक जो विवरण जो हमें मिलता है इस हरिश्चंद्र वंश के शासक के, तो वो गटियाला अभिलेख से मिलता है हमें। और ये माना जाता है कि इस राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। और ये इनकी जो मंडोर के अंदर यानी ये हरिश्चंद्र खुद क्या थे, एक ब्राह्मण थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मणी रानी थी, दूसरी राजपूत रानी थी। और राजपूत रानी से 4 संतान पैदा होते हैं। और राजपूत रानी का नाम था भद्रा। और वो 4 पुत्र थे, एक तो भोग भट्ट, एक दूसरा था कदक और तीसरा था रजील और चौथा था दह। और इन चारों ने मंडोर जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंशों की स्थापना की थी। और इसका जो तीसरी संतान थी जिसका नाम था रजील, उन्होंने मंडोर की वंशावली प्रारंभ हो जाती हैं। यानी रजील के बाद में हमारे जो इनके जो शासक होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यू हमें चलते हैं और वो हमें आगे पढ़ने को देखने को मिलेंगे। और रजील का ही वो पुत्र होता है जिसका नाम होता है नागभट्ट। तो चलो पढ़ते हैं नागभट्ट के बारे में। तो नागभट्ट का जो शासनकाल रहा था वो 730 से और 760 तक रहा था। उनके जो पिता थे नरभट्ट थे और ये रजील के ही यानी पुत्र थे। रजील का ये पुत्र होता है नागभट्ट। और इसके जो समकालीन मंडोर से ये अपनी जो राजधानी होती हैं वो स्थानांतरण कर लेते हैं कहाँ, मेड़ता के अंदर। और इसके बाद में मेड़ता के बाद में सर्वप्रथम जालोर की राजधानी बनाकर यानी अपना शासन करते हैं। ये दशरथ शर्मा के अनुसार है। उन्होंने मालवा के अवंती यानी उज्जैन वर्तमान में उनकी अपनी जो राजधानी भी बनाते हैं ये माना जाता है। ठीक है ना। तो पहले उन्होंने मेड़ता वहाँ पे स्थानांतरित करता है। इसके बाद में दशरथ शर्मा के अनुसार वो जालोर अपनी राजधानी स्थानांतरित करते हैं। इसके बाद में माना जाता है कि भाई मालवा में अवंती उज्जैन में भी अपनी राजधानी बनाता है। और इनकी एक रानी होती है जिसका नाम है जजिका देवी। उनके 2 पुत्र होते हैं, गुणी पुत्र होते हैं। इसका नाम होता है, एक का नाम तात, एक का नाम भोज। और तात क्या कर लेते हैं, अपना राजपाट से संन्यास लेकर और अपना जो छोटा जो भाई होता है उस भोज को अपना राजपाट देकर संन्यास ग्रहण कर लेता है। और इसके समकालीन अरबों ने
आक्रमण किए और इनके विस्तार को उन्होंने रोका, और जो सिंध में स्वयं को स्थापित कर चुके थे, यानी सिंध में भी उन्होंने अपना राज्य के अंदर मिला लिया था। अगला वत्सराज। वत्सराज जो नागभट्ट प्रथम के भतीजे थे, उनके दो भतीजे थे, एक का नाम था ककुक, दूसरा था देवराज। तो नागभट्ट प्रथम के भतीजे दो थे, एक का नाम ककुक, एक नाम था देवराज। तो ककुक कौन थे? मंडोर के रोहित कूप जो जोधपुर नगर के 2 स्तंभों का निर्माण करवाया था उन्होंने, और जिसका घटियाल अभिलेख में उल्लेखित है। तो ये कई बार अच्छा प्रश्न बहुत बनता है, बहुत बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि घटियाल अभिलेख के अंदर जो उल्लेख है वो किस ने करवाया था? तो ककुक ने कराया था। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। और इसके बाद में जो दूसरा जो इसका भतीजा था देवराज, तो देवराज के शासन के बाद इनके देवराज का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है वत्सराज। ये गद्दी पर बैठते हैं, यानी अपना शासक करते हैं, जिसका नाम होता है वत्सराज। तो 775 से 795 तक रहते हैं। तो इसे प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ओशिया में महावीर जी समर्पित जैन मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। और वत्सराज ने रणहस्तीन और जयवराह की उपाधि उन्होंने धारण की थी। इसके बाद में वत्सराज सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार राजपूत वंश का पहला शासक था। और इसके दरबार के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जो कवि रहते थे जिसका नाम था उदोतन सूरी, इसकी जो पुस्तक थी कुवेलेमाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती हैं। और दूसरे जो इसके जो कवि थे जिसका नाम है जिनसेन सूरी, और इनकी जो पुस्तक है हरिवंश पुराण। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुजर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी, और वत्सराज के पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। और इसने जो कनौज के शासक के इंदिरा युद्ध को पराजित कर और कनौज पर अधिकार कर दिया था, इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये आपको जितनी भी वत्सराज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। अगला नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय क्या होता है? वत्सराज की जो रानी होती है सुंदर देवी से यानी ये उत्पन्न होते हैं। और अगला प्रतिहार जो वंश का जो शासक होता है नागभट्ट द्वितीय, और 816 ईस्वी कनौज के शासक चक्रा युद्ध को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाता है। और 100 वर्ष तक यानी त्रिपक्षीय संघर्ष तक यानी संघर्ष का यानी विराम हो जाता है। ये 100 वर्ष तक चलता है, त्रिसंघर्षीय जो संघर्ष चलता है। और बंगाल की जो पाल शासक धर्मपाल को हटाकर बटारक या महाधिराज परमेश्वर की उपाधि ये धारण करता है। ये बहुत बार प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है। और धारण का जो उल्लेख मिलता है 815 ईस्वी बुचकला अभिलेख से मिलता है। और बलि जो प्रबंध ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी, यानी उसने ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद में राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय को उन्होंने हराया था। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अंत में गंगा में जल समाधि ली थी। तो ये भी याद रख लेना कि भी गंगा में जल समाधि कौन से शासक ने ली थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने ली थी। अगला रामचंद्र। यह नागभट्ट द्वितीय का एक निर्बल पुत्र था। और रामभद्र पाल शासक देवपाल की से भयभीत होकर बिना युद्ध लड़े ही कनौज छोड़कर चल जाता था। इस घटना के कारण रामभद्र का पुत्र मिहिर भोज क्या करता है? रामभद्र की हत्या कर देता है। और मिहिर भोज प्रतिहार राजवंश का प्रथम पितरहंता शासक कहलाता है। अगला मिहिर भोज प्रथम। तो रामभद्र की हत्या करके मिहिर भोज शासक बनता है। और मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। और प्रतिहार राजवंश के सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया था। अगला ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज की उपाधि आदिवराह में उल्लेख हमें मिलता है। और मिहिर भोज ने प्रभास की उपाधि धारण की थी। इसके काल में प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्के को अपन श्री मदादिवराह की उपाधि हमें मिलती हैं। और इसके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भी सुलेमान किसके शासन काल के अंदर आए थे? तो मिहिर भोज के समकालीन सुलेमान आए थे। सुलेमान ने प्रतिभोज को इस्लाम का शत्रु यानी बताते हुए बरवा कहा जाता है। और तथा भारत को काफिरों का देश उन्होंने ही कहा था। कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष मिहिर भोज कनौज पर अधिकार करते हुए उसे अपनी स्थायी राजधानी बनाता है।
और मिहिर भोज पाल शासक देवपाल से परास्त होता है तथा राष्ट्रकूट शासक कर्षणदित्य से भी गोदावरी नदी के किनारे युद्ध में परास्त होता है, परंतु वह कनौज पर अपना अधिकार बनाए रखता है। और 825 ईस्वी में मिहिर भोज धार्मिक कार्यों के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा हेतु अपने पुत्र महेंद्र पाल प्रथम के पक्ष में शासन त्याग देता है। अगला शासक महेंद्र प्रथम 825-910 तक रहते हैं। तो मिहिर भोज की तरह यानी महेंद्र पाल प्रथम भी साम्राज्य विस्तार को जारी रखते हुए पालों को परास्त करता रहता है तथा बंगाल और बिहार पर अधिकार करता है। इसके बाद महेंद्र के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे और राजशेखर ने महेंद्र पाल को रघुकुल चूड़ामणि कहा जाता है और राजशेखर ने भी निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण की थी। महेंद्र प्रथम ने परम भागवत या महाराजा धीराज या परम भटारक और परमेश्वर की उपाधि उन्होंने धारण की थी। तो ये उपाधियाँ उनकी इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना तीनों उपाधियाँ। और राजशेखर की प्रथम जो प्रमुख जो रचना थी तो कौन कौन सी थी? एक तो कपूर मंजरी, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक काव्य मीमांसा, एक द्विसाल भंजिका, एक हरविलास, एक भुवन कोश, एक बाल जो रामायण, एक बाल भारत, एक प्रचंड पांडव। तो ये राजशेखर की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और राजशेखर जो किसके समकालीन थे? तो महेंद्र पाल के समकालीन थे। ये बहुत बार प्रश्न मोस्टली है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला भोज द्वितीय, और भोज द्वितीय के बाद में महिपाल प्रथम, और यह महेंद्र पाल प्रथम का पुत्र होता है और भोज द्वितीय के शासन के बाद में मरता है। और प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर महिपाल के दरबार में भी विराजमान था और राजशेखर ने उसे प्रचंड पांडव में महिपाल को रघुकुल मुक्तमणि कहा। और महिपाल प्रथम के समय कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जारी रहता है और इसके काल में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय कनौज पर आक्रमण कर यानी कनौज को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। महिपाल प्रथम के समय ही अरब यात्री अल मसूदी भारत पर आक्रमण करता है और अल मसूदी ने भी सर्वप्रथम भारतीय जो मानसून के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद महेंद्र पाल द्वितीय, देवपाल, राज्यपाल, और इसके समय में कनौज पर 1080 ईस्वी के समकालीन कौन आए थे? महमूद गजनवी जो आए थे और ये आक्रमण होता है और राज्यपाल कायरतापूर्वक प्रदर्शन करते हुए परास्त होता है और गजनी से परास्त होने के कारण चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गजनी कब आए, किसके समकालीन आए गुर्जर पटियार शासक? तो कौन था? राज्यपाल। अगला त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल ने अपनी राजधानी कनौज से स्थानांतरण कर बारी स्थापित की थी और इसके काल में मोहम्मद जो गजनी थे भारत पर पुनः अटैक करता है। तो ये भी थोड़ा सा याद कर लेना। और जो यशपाल होते हैं यह प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक होता है, ये आप याद कर लेना। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? तो हरिश्चंद्र। और अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल। ये भी आप याद कर लेना। और 1093 के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल के प्रतिहारों के से यानी कनौज छीनकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शासक थे मैंने कंप्लीट करवा दिए। और ये जो हमारी जो रिवाइज क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिखकर सुझाव जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।